गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पाठ पढ़ रहे थे 15 वृक्ष प्रकृति का अमूल्य वरदान। इसमें जो हम आपको पहले बताए उसको संक्षेप में बताकर हम इस पाठ को फिर नियमित करते हैं। हम आपको बताया कि वृक्ष चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, हरा भरा हो चाहे सूख गया हो, हर तरह उपयोगी है। इससे प्राप्त जो हमको फल फूल छाल बीज जड़ तना आदि हमको प्राप्त होता है वो तो हमारे लिए उपयोगी है ही। इस पर आधारित अनेक कल कारखाना उद्योग धंधा चल रहा है, जैसे कागज का उद्योग, जैसे खेल का सामग्री बनाने का उद्योग है ना। बीजों से जो तेल वगैरह प्राप्त होता है उससे अनेक प्रकार की सामग्री बनती है, इत्र बनता है, सेंट इसेंस जिसको बोलते हैं, लाख रबड़ गोंद वगैरह बहुत सारा चीज प्राप्त होता है। यानी जीवन की मूलभूत जो आवश्यकता है उसके अलावा भी अन्य सारी चीज जो हमारी आवश्यकता है जीवन से जुड़ी हुई वे इसको प्रदान करता है। वृक्ष क्या करता है? धरती के तापमान को संतुलित करता है, हवा को शुद्ध करता है ना। वृक्ष औषधियों का भंडार होता है, यही कारण है कि अपने देश में इसको देवता के रूप में मानते हैं। इतना उपयोगी है वृक्ष, इसलिए इसको लगाना पुण्य का काम मानते हैं, इसलिए इसको काटना पाप का काम मानते हैं। इसलिए बरगद, तुलसी, बट, पलाश, अशोक, नीम, आंवला ये सब बहुत उपयोगी पेड़ है जो औषधि का भंडार है, साथ साथ वातावरण को शुद्ध करता है, फल फूल देता है, बड़ा उपयोगी। इसलिए इसको एक देवता के रूप में मानते हैं। देवता मतलब क्या? जो केवल देना जानता है, देना जानता है। तो यह वृक्ष केवल हमको देते ही देते हैं, इसलिए वृक्षों को देवता मानते हैं हमारे देश में। इसलिए उनकी पूजा करना, उनकी रक्षा करना, उनको लगाना बहुत पुण्य का काम समझते हैं। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारी वन संपदा को बहुत हानि पहुंचाई। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए बहुत लकड़ियों पेड़ों को काटा, हमारे अंधाधुंध बिना सोचे विचारे काटा। घर का फर्नीचर बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए, नौका बनाने के लिए, रेल का स्लीपर बनाने के लिए कीमती लकड़ियों को काटा, वन संपदा को खूब बर्बाद किया। उन्होंने खूब उनका शोषण किया, उपयोग किया। और फिर यहाँ की जमीन को बंजर बनाने के लिए उन्होंने नील की खेती पर जोर दिया। हम कल बता रहे थे नील की खेती करने से जमीन एक वर्ष में बस वही एक फसल दे पाता है। यदि हम लगातार नील की खेती किसी जमीन में कर लें तो जमीन बंजर हो जाती है। तो कहने का अर्थ है अंग्रेजों ने हमारे देश की संपदा को, प्राकृतिक की संपदा को बहुत हानि पहुंचाई, जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था थी कृषि पर आधारित वह बहुत उसको चोट पहुंची, बहुत कमजोर हुई हमारी अर्थव्यवस्था। बाद में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा आजादी के बाद एक व्यक्ति हुए, उन्होंने एक आंदोलन चलाया वृक्षों को बचाने के लिए, जिसको कहते हैं चिपको आंदोलन। लोग इससे पेड़ से जाकर चिपक जाते थे और इस प्रकार अपने प्राणों की बिना परवाह किए पेड़ को बचाते थे। तो ये आंदोलन काफी जोर पकड़ा और इससे बहुत वन संपदा उत्तराखंड में बची। तो पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आजकल की जितनी सारी समस्या है, बड़ी समस्या, जैसे कि वर्षा समय पर नहीं होना, या कहीं खूब वर्षा हो जाना, अतिवृष्टि, बाढ़ आ जाना, जान माल का नुकसान हो जाना, या अनावृष्टि होने से कहीं वर्षा ही नहीं हुई तो सूखा पड़ जाना, जिससे लोग क्षेत्र छोड़कर चले जाते हैं। भूमि स्तर में जल का कम हो जाना, भूमि की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन कम होते जाना, ये सब बड़ी समस्या है। बाढ़ आई तो उसमें उपजाऊ मिट्टी बह गई, या सूखा पड़ा तो उपजाऊ मिट्टी उड़ गई हवा के साथ। तो चारों तरफ प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जल प्रदूषित होता जा रहा है, हवा प्रदूषित होता जा रहा है। तो हर तरह की जो अभी अनेक प्रकार की समस्या है, प्राकृतिक समस्या, यानी कहिए जो प्रकृति के असंतुलन से पैदा हुआ, तो प्रकृति को संतुलित करना आवश्यक है और उसमें मुख्य घटक है, मुख्य योगदान है पेड़ का। इसलिए यदि हम इन सभी समस्याओं का यदि हम कारण ढूंढें तो उसका एक ही कारण निकलेगा, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। यानी बिना सोचे विचारे, आंख मूंद कर, यह जानते हुए कि पेड़ बड़े महत्वपूर्ण हैं,
हम काटते जा रहे हैं। हो सकती है हमारी मजबूरी भी है। क्या मजबूरी है? कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए घर चाहिए, सड़क चाहिए, उद्योग धंधा चाहिए, इसलिए भी पेड़ काटना। सरकार ऐसा सड़क बना रही है तो अब पेड़ काटना ही पड़ेगा। कल उद्योग धंधे लग रहे हैं, पेड़ काटना पड़ेगा। तो पेड़ काटने से इस प्रकार उद्योग धंधा निरंतर बढ़ने से जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी घर बनाने के लिए, गांव शहर बसाने के लिए वो हम पेड़ों को काट रहे हैं, जिससे जंगली पशु जो हैं वो भी असंतुलित हो रहे हैं, वे भी निकल जा रहे हैं, हमारी आबादी में आकर हमको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे विशेष रूप से अपने राज्य में हाथियों का बड़ा आतंक होता है। ऐसा वो क्यों करते हैं? वो शौक से ऐसा नहीं करते। हम उनके आवास को नष्ट कर रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। उनको भोजन आवास सब जंगल से मिलता है, हम उसी को काट रहे हैं, तो बड़े चिढ़े कुढ़े रहते हैं और गांव शहर की तरफ निकल आते हैं और वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह हर तरफ असंतुलन फैला हुआ। बस इसका एक कारण है, हम जंगलों का सफाया करते जा रहे हैं, हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। हम इसके लिए भी पेड़ों को काटते हैं। अब ईंधन के लिए है कोयला, पेट्रोल, डीजल सबके बस की बात नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? पेड़ों की टहनियों को या पेड़ों को काटकर हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए भी लोग पेड़ों को काटते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए लोग पेड़ों को काटते हैं। तो मिला जुलाकर हम यदि कहें तो बड़े पैमाने पर हम जंगलों को काट रहे हैं, बड़े पैमाने पर। और इसलिए यह जानते हुए भी कि पेड़ हमारे लिए उपयोगी है, निरंतर हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं, पेड़ों को नहीं लगा रहे। हम जानते हैं वृक्ष जब तक जीवित है, हरा भरा है, तो उपयोगी है ही। जब वह मर जाता है, सूख जाता है, तो भी वह हमारे लिए उपयोगी होता है। इसलिए इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है? बस वृक्षों को कम से कम काटें, बहुत आवश्यक हो तभी काटें, और उसके पहले जितना वृक्ष काटें उतना वृक्षारोपण करें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। हम इन समस्याओं से इसी प्रकार निपट सकते हैं। इसका मात्र एक ही यही समाधान है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना और अपनी कम से कम आवश्यकता जो है बस उतना ही पेड़ काटना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना, यही समस्या का समाधान है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी जो वातावरण, प्रकृति के असंतुलन से जो इतनी तरह की समस्या उत्पन्न हुई है, हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, हम उसको कुछ कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति का यह एक महत्वपूर्ण घटक है, इसको अमूल्य उपहार कह सकते हैं। ईश्वर ने वृक्ष के रूप में मनुष्य को एक उपहार दिया, अमूल्य उपहार दिया। हम बता रहे थे उस दिन कि अमूल्य और बहुमूल्य दोनों का अर्थ कीमती होता है। जैसे हीरा क्या है? हीरा बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। एक हीरे का कीमत 2 अरब है। तो अब सब कोई नहीं खरीद सकता है, अब इसको कोई नहीं खरीद सकता। हाँ, लेकिन खरीदा जा सकता है। संसार में कुछ ऐसे भी अमीर व्यक्ति हैं जो इसकी कीमत दे सकते हैं 2, 4, 5, 10। इसलिए हीरा क्या हो गया? बहुमूल्य हुआ, उसकी कीमत चुकाया जा सकता है। बहुत कीमती है लेकिन चुकाया जा सकता है। लेकिन अमूल्य का अर्थ हुआ वो बहुत कीमती, लेकिन इतना कीमती जिसको किसी भी कीमत पर हम चुका नहीं सकते, किसी भी स्थिति में चुका नहीं सकते। जैसे जल, ये बहुत बहुमूल्य नहीं है, अमूल्य, इसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। हवा, सूरज, धूप, प्रकाश, इसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता है। नदी, इसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता है। ये सब अमूल्य है। ये प्रकृति का जो घटक है उसमें वृक्ष भी है जो अमूल्य है। तो इस अमूल्य हमारे सहयोगी को, हमारे मित्र को, इस अमूल्य प्रकृति के इस वरदान को हम अपनी सुरक्षा के लिए इसकी सुरक्षा करें। यदि हम इसकी सुरक्षा करते हैं तो समझिए हम अपनी सुरक्षा करते हैं। इसलिए हमको अधिक से अधिक नए नए पौधों का रोपण करना चाहिए,
जिससे कल वे फलदार वृक्ष बन जाएं और हमारी रक्षा कर सकें, हमारे उपयोग में आ सकें। तो इस पाठ में क्या बताया गया? इस पाठ में पेड़ की क्षति पर चिंता बताई गई, प्रकट किया गया। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि वृक्षारोपण किस प्रकार इस समस्या को रोक सकता है। वृक्ष हमारा जीवन है, ये हमें प्रकृति से मिला एक अमूल्य वरदान है जो हमारी सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यदि समय रहते हम इसकी रक्षा नहीं करते हैं तो भविष्य हमारा अवश्य ही अंधकार में होगा। हम अपने भविष्य को अंधकार न बनाएं, हम वृक्षों को अधिक से अधिक लगाएं। ठीक, धन्यवाद।